जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी वेस्ट हम पॉलिटी का ये इसमें क्वेश्चन देखेंगे। तो हम पहले जो है इसका एक सेट हो चुका है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 50 तक हमने 51 तक करवा दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे कि द फर्स्ट प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 वाज मेड बाय द प्रेसिडेंट इन। ठीक है, यानी प्रथम आपातकाल की घोषणा जो आर्टिकल 352 के तहत की गई थी, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो कब की गई थी? तो 52 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1961 में की गई थी। अब नेक्स्ट है कि 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी, यानी भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था, पास हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बलवंत राय कमेटी की सिफारिश पे जो है 73वां संविधान संशोधन पास हुआ था। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ नॉन कांग्रेस मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में गैर कांग्रेस सदस्य जो थे? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन है जो गैर कांग्रेसी सदस्य थे संविधान सभा में? तो 54 का आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है गैर कांग्रेसी सदस्य थे संविधान सभा में। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी सब्जेक्ट आर द केप्ट अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ पंचायत इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका मतलब हो गया संविधान के 11वीं पंचायती अनुसूची में कितने विषय जो है पंचायत के प्रभार में रखे हुए हैं? तो 55 का आंसर हो जाएगा 29। ठीक है, पंचायत के विषय में 29 है। नेक्स्ट है कि which one of the following committees recommended the inclusion of fundamental duties in the Indian Constitution? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी। क्वेश्चन क्या है? 56 का क्वेश्चन हो गया कि निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो वो की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक सरकार से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हायरार्की गवर्नमेंट, यानी कि आपका हो गया संघवादी प्राच्य सरकार जो थी, जो हायरार्की थी, वंशानुगत सरकार थी, वो इससे संबंधित नहीं है। बाकी कौन कौन संबंधित है? तो आपका है जो प्रेसिडेंशियल सरकार है वो संबंधित है, संघवादी है वो संबंधित है, गठबंधन सरकार है वो भी संबंधित है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 58 का है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो 58 का आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि संसद के सदस्य के रूप में चुनने का अधिकार जो है मूल अधिकार में नहीं है। बाकी संघ का अधिकार हो, आंदोलन का अधिकार हो, सभा का अधिकार हो, ये सब आपका जो है मूल अधिकार में है, फंडामेंटल राइट्स में दिया हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान संशोधन प्रक्रिया के साथ संबंधित है? तो आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान संशोधन होता है। अब नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर एज अ हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है मौलिक अधिकार है जिसे अंबेडकर साहब ने संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में उसका वर्णन किया है? तो वो आपका हो गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा है एक जो संयुक्त समवर्ती सूची का विषय है? तो 61 का आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्रिमिनल मैटर्स, जो क्रिमिनल मैटर होता है वो समवर्ती सूची का, जो आपराधिक मामले होते हैं वो समवर्ती सूची में आते हैं। नेक्स्ट है कि द 91st अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डील्स विद द, ठीक है, भारतीय संविधान का 51वां संविधान संशोधन किस मुद्दे से संबंधित है? तो वो आपका है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, यानी कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है। 51वां संविधान संशोधन जो है दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि निम्नलिखित में से
यानी कि हो गया निम्नलिखित में से कौन सी बात भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरलिज्म है, सॉवरेन पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो आपका 63 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नहीं है। सी अगर सॉवरेन और पार्लियामेंट यानी कि हो गया आपका कि संसद की राष्ट्रीयता, ये नहीं है, जबकि न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू भी है, तो ये गलत हो जाएगा। सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, यानी संसद की सर्वोच्चता जो है ऐसा नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इज गिवन? ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र एवं राज्य के बीच जो है विधिक संबंध का दिया गया है? तो ये हो जाएगा 64 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 11 में जो है आपका जो है क्या दिया गया है 64 में कि भारतीय संविधान का जो 11 भाग है उसमें केंद्र और राज्य के बीच विधिक संबंध का जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इन टू, ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान को कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? तो ये 22 चैप्टर में, ठीक है, 22 चैप्टर में विभाजित किया गया था, लेकिन अभी एट द प्रेजेंट अगर बात करें तो 25 भाग हो जाएगा। ठीक है, पहले 22 भाग था, अब 25 भाग है। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी? ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार समानता के मूल अधिकार में से कौन शामिल नहीं है? तो हम देखते हैं 66, तो 66 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यानी कि आपका अगर हम बात करें तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि हो जाता है अवसरों की समानता जो है भारतीय संविधान के हिसाब से समानता के मूल अधिकार में ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कि आफ्टर विच अमेंडमेंट द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इज नो लॉन्गर ऑफ अ पार्लियामेंट राइट? ठीक है, इसका मतलब किस संविधान संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को जो है क्या बोलता है विलय करने का अधिकार या फिर औपचारिक अधिकार अब नहीं रहा है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार तो किस संविधान संशोधन के बाद? तो 44वां 67 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू विच amendment no law giving effect to the directive principle article 36B and C can be challenged as violative of fundamental rights? ठीक है, यानी कि किस संविधान संशोधन के अनुसार जो है 36B अनुच्छेद आर्टिकल 36B और 36C, ठीक है, इसको जो है प्रभावी बनाता है। दैट मीन्स कि किसी भी कानून को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानकर चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये कौन सा संविधान संशोधन के तहत ऐसा कहा गया था, हुआ था? ठीक है, तो 68 के तहत आपका आंसर बात करें तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है ये हुआ था। नेक्स्ट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान आपका जो है फेडरल है, संघवाद है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय है। नेक्स्ट है कि विच आर्टिकल प्रोवाइड दैट एनी लॉ पास्ड इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ सच वायलेशन? ठीक है, यानी कि कौन सा अनुच्छेद ये प्रदान करता है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर पास किए गए किसी भी कानून को उस उल्लंघन की मात्रा तक अमान्य किया जाएगा? ठीक है, तो 70 का आपका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 13। ठीक है, आर्टिकल 13 ये प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 13 जो है ये प्रोवाइड करता है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर पास किए गए किसी भी कानून को उस उल्लंघन की मात्रा तक जो है सीधे वो क्या माना जाएगा? तो वो वॉइड माना जाएगा, यानी अमान्य माना जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 13 इसका जिक्र हमने जो है वहाँ पे पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत का जो पॉलिटी सीरीज चल रहा है उसमें जो है इसमें बहुत अच्छे से बताया गया, आप लोग जाकर वहाँ देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म फेडरल, ठीक है, यानी भारतीय संविधान में संघीय शब्द का मतलब क्या है? ठीक है, तो 71 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डजंट फिगर एनीवेयर। ठीक है, यानी कि 71 का आपका हो गया 71 का आपका हो गया कि इसे कहीं नहीं प्रकट होता है। ठीक है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म फेडरल कहाँ होता है? तो यानी ये कहीं भी नहीं दिया हुआ है फेडरल के बारे में, संघीय के बारे में कहीं नहीं, बस वही आर्टिकल 1 में ही लिखा है कि भारत दैट इज यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है
भारत जो है राज्यों का संघ होगा, ये आपका आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, बस वहीं तक है और कहीं भी संघीय शब्द यूज नहीं किया गया है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन फेडरेशन हैज अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कि भारतीय संघ के राज्यों में कौन सा एक अलग संविधान रखता है, तो पहले रखता था जम्मू कश्मीर, अब जो है जम्मू कश्मीर भी अब इंडिया का पार्ट हो गया, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, ठीक है, यानी कि संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है, तो संवैधानिक सरकार की अर्थ की हम बात करें तो ये होता है लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी कि सीमित सरकार को ही कहते हैं संवैधानिक सरकार, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि संसदीय ढांचा जो है ये मूल ढांचा नहीं है, किसका, बेसिक स्ट्रक्चर किसका नहीं है, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ये नहीं है। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 249 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसके कार्यों से संबंधित है, तो 76 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेट लिस्ट, ठीक है, यानी राज्य सूची का ये इससे संबंधित है। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इन हाउ मेनी आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर मेंशन, यानी कि भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में राजनीति के मार्ग निर्देश, राजनीति निर्देशक तत्व का जो है प्रस्तुत की गई है, तो वो है 36 से 51, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनिशिएट्स फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, 78 हो गया कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो मौलिक कर्तव्यों का जिसमें उल्लेख है, तो वो है 51A जिसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट है कि द टर्म स्टेट हैज बीन डिफाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि राज्य शब्द का परिभाषित भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो स्टेट शब्द जो है आपका आर्टिकल 1 में किया गया है, राज्य, ठीक है, भारत राज्यों का संघ होगा, वहीं पे कहा गया है। नेक्स्ट है कि द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, यानी भारतीय संविधान के तत्वाधान का जो दार्शनिक आधार क्या है, तो दार्शनिक आधार आपका है प्रिएम्बल, ठीक है, प्रस्तावना जो है हमारा दार्शनिक आधार है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का। अब नेक्स्ट है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत हाई कोर्ट किसी भी मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट को सुरक्षा के लिए जो है रीट जारी कर सकता है, तो वो है अनुच्छेद 226 आर्टिकल 226 के तहत जो है हाईकोर्ट रीट जारी कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू इशू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, ये बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अगर बात करें तो जिसके द्वारा गवर्नर को राज्य विधानसभा की छुट्टी के दौरान, अवकाश के दौरान जो है अध्यादेश जारी करने की, मतलब जारी करने का जो है राइट है, ठीक है, वो कर सकता है, तो ये आपका 82 का आपका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 213, ठीक है, अनुच्छेद 213 के तहत जो है गवर्नर, ठीक है, गवर्नर यानी राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सुप्रीम कोर्ट की मूल आधिकारिक प्राधिकरण किस भारतीय संविधान के आर्टिकल में उल्लेखित है, तो 83 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 131 के तहत जो है भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट का जो मूल आधिकारिक है उसका जो है उसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसके द्वारा संसद को, पार्लियामेंट को जो है स्टेट लिस्ट या राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, तो 84 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 249 जो शक्तियों का, कार्यपालिका शक्तियों को भारतीय संविधान के किस भाग में
सौंपा गया है। तो 86 का आपका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा वो आर्टिकल है जिसके द्वारा जो हो गया जो अपॉइंटमेंट किया जाता है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका किसके कौन सा आर्टिकल है? तो 87 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी अनुच्छेद 148 के तहत जो है किसको अपॉइंट किया जाता है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय लेखा और महालेखा नियंत्रक। अब नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो 88 का आपका हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है जो भारतीय संविधान के अधीन नहीं है? ठीक है, भारतीय संविधान के अंदर नहीं है। तो 88 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये नहीं है, भारतीय संविधान के अंदर जो है ये नहीं दिया है फंडामेंटल ड्यूटी, ये बाद में जुड़ा था। नेक्स्ट है कि विच पार्ट ऑफ द Constitution of India refers to the responsibility of the state towards international peace and security। यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा वो भाग है जिसमें राज्य की है ना, राज्य की अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी को वहां पे दर्शाता है। तो 89 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो उनको क्या किया गया है? तो वो आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी को यहाँ पे दिखाया गया है, ये डीपीएसपी के अंदर। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द, ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 जो है किस विषय पर उसमें बात की गई है? तो 90 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी राइट टू माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश द मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब हो गया कि अल्पसंख्यक समुदाय को जो है शिक्षा का अधिकार स्थापित करने का और उसको जो है मैनेज करने का, प्रबंधित करने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 30 के तहत माइनॉरिटीज को। नेक्स्ट है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स देवनागरी हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल घोषित करता है कि देवनागरी जो है देवनागरी हिंदी जो है वो भारत का एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब आधिकारिक भाषा के रूप में उसको मान्यता देता है। तो 91 का आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 343, ठीक है, अनुच्छेद 343 बताता है कि हिंदी देवनागरी जो लिपि हो गई और हिंदी भाषा हो गई, तो ये हमारा आधिकारिक भाषा है भारत का, ये बताता है अनुच्छेद 343। अब 92 नंबर देखते हैं कि हाउ मेनी मेंबर्स वेर असाइन कैबिनेट मिशन इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, यानी संविधान सभा कितने सदस्यों को कैबिनेट मिशन में जो है असाइन किया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन का जो है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाने के लिए जो है कितने मेंबर को जो है वहाँ पे असाइन किया गया, इसका मतलब हो गया कि उसको जो है कार्य सौंपा गया था। ठीक है, तो 92 का आपका आंसर हो जाएगा डी, 296 मेंबर को। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो ये लगा था 2 साल 11 महीना और 18 दिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 93 का। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, अब 94 हम देखते हैं। 94 है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैज बीन गिवन टू इंडियन सिटीजन्स ओनली। तो 94 में आपका हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को दिया गया है। तो अगर भारतीय नागरिक के देने की बात हो जाए तो 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ भारतीय नागरिक को दिया गया है। ठीक है, तो 94 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये आर्टिकल 19 के तहत आता है, अनुच्छेद 19 के तहत, तो ये भारतीय नागरिक को दिया गया 15, 16, 19, 29, 30। आप जो है लक्ष्मीकांत का पॉलिटी का सीरीज हमारा चल रहा है, उसको जाकर देख सकते हैं, उसमें आप बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान द्वारा गारंटी नहीं किया गया। ठीक है, तो गारंटी नहीं दिया किसका है? तो 95 का आपका आंसर हो जाएगा सी, फ्रीडम ऑफ स्ट्राइक। ठीक है, इसका जो है इसका संविधान जो है इसका गारंटी नहीं देता। गारंटी अगर इन द सेंस अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा कि ये संविधान नहीं कहता है कि अपना जो है फ्रीडम ऑफ स्ट्राइक है। ठीक है, हड़ताल करने का अधिकार जो है ये नहीं देता। बाकी फ्रीडम ऑफ असेंबली अगर हम बात करें
तो फ्रीडम सभा की स्वतंत्रता देता है, आवास घर के लिए भी स्वतंत्रता देता है, हड़ताल की स्वतंत्रता देता है, हड़ताल की स्वतंत्रता नहीं देता है, संगठन की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 96 है मनी बिल हैज बीन डिफाइंड इन। ठीक है, मनी बिल जो है किसमें परिभाषित किया गया, कौन सा अनुच्छेद में, तो 96 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी अनुच्छेद 110 के तहत जो है आपका धन विधेयक को परिभाषित किया गया। नेक्स्ट है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेट डाउन दैट स्टेट सेल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। तो 97 आपका हो गया कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो घोषित किया है कि राज्य को ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता होती है। तो 97 का आपका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 73। ठीक है, आर्टिकल 73 क्या कहता है, आर्टिकल 73 कहता है कि राज्य को ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता होती है, ये कहता है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड। 98 हो गया कि भारतीय निर्माण के अधिकारी के कार्यालय की स्थापना किसके द्वारा हुई थी। ठीक है, तो 98 का आपका आंसर हो जाएगा बी, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान के द्वारा जो है कंट्रोलर और ऑडिट जनरल, ठीक है, भारतीय निर्माण जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ संविधान के द्वारा जो है आपका क्या हुआ था कि इसका कंट्रोलर और ऑडिट जनरल यानी कैग का जो है इंडिया में उसको वहाँ से जो है क्रिएट किया गया था। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। चलिए ठीक है, बनाया गया था। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक जो है अथॉरिटी नहीं है, संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। तो 99 का आपका आंसर हो जाएगा सी, जिला पंचायत जो है ये संवैधानिक नहीं है, जबकि स्टेट इलेक्शन कमीशन है, स्टेट फाइनेंस कमीशन है, स्टेट। सो होप यू गाइज लाइक इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।